आर्या अपने पापा के गले लगकर बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे इतने दिनों बाद अपने पापा को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। आखिर में वह खुश भी क्यों ना हो। मौत को हराकर उसने यह ज़िंदगी पाई है और अब सब कुछ उसके कंट्रोल में है। उसने पहले सोच लिया है कि अब की बार वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। वह सोचते सोचते कब फपक कर रो पड़ती है, उसे भी नहीं पता चलता। वहीं उसके पापा उसे ऐसे रोते हुए देखकर बोलते हैं, बेटा आर्या तुम क्यों रो रही हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? वह बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वह अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वहीं आर्या उनकी बातों को सुनकर जल्दी से बोलती है, डैड मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं, फिर बेटा तुम क्यों इस तरह से रोने लगी? इतना बोलकर वह उसे अलग होकर उसके आंसू पोंछने लगते हैं। तो वह बोलती है कि पापा मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। उसकी बात को सुनकर उसके पापा मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगते हैं और बोलते हैं, बच्चा मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। इतना बोलते हुए वह उसे अपने गले से फिर से लगा लेते हैं। इस वक्त आर्या को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। तभी वहाँ पर आशी जी आती हैं। वह दोनों बाप बेटी को इस तरह एक दूसरे के गले मिलते हुए देखती हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर वह बोलती हैं, अरे आप दोनों बाप बेटी का प्यार ख़त्म हो गया हो तो मैं अंदर आ जाऊं। उसकी बातों को सुनकर आर्या हंसते हुए बोलती हैं, माम आपको अंदर आने के लिए कब से इजाज़त लेनी पड़ी? वहीं उसकी माँ अंदर आते हुए बोलती है, अब क्या करूं, मेरी बेटी बड़ी हो गई है तो मुझे उसका इजाज़त लेकर ही अंदर आना पड़ेगा। इतना बोलकर वह उसके पास आती हैं और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगती हैं। तभी आशी जी बोलती हैं, बेटा चलो तुम जल्दी से पहले खाना खा लो क्योंकि तुम्हारे दवा का वक्त हो गया है। और फिर वह उसे पकड़कर अपने साथ बाथरूम तक ले जाती हैं और उसे वॉशरूम के बाहर और आर्या को वॉशरूम के अंदर छोड़कर खुद बाहर चली आती हैं। तभी वह देखती हैं, तभी थोड़ी देर में वह फ्रेश होकर बाहर आती है तो देखती है कि उसके मम्मी पापा अभी भी रूम में उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो वह बोलती है, आप लोग मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? आप लोग भी जाकर खाना खा लीजिए। जैसे ही उसकी आवाज़ आशी जी के कानों में पड़ती है तो वह तुरंत ही आर्या की ओर आ जाती हैं और उसे सपोर्ट देकर धीरे धीरे कर लाकर बिस्तर पर बैठा देती हैं। फिर वह अपने हाथों में लिए खाने की प्लेट को वह उसके पास आकर बैठकर बहुत ही प्यार से आर्या को खाना खिलाने लगती है। वहीं उसके पापा भी उसे बहुत ही प्यार से देख रहे थे। कितने दिनों बाद वह अपनी बेटी को इस तरह खुश और शांत देख रहे थे, वरना वह हमेशा ही गुस्से में रहती थी और कभी किसी से ठीक से बात भी नहीं करती थी। आज रवि जी के होठों पर बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट थी जो उनकी बेटी के लिए था। वहीं थोड़ी देर में आर्या ने अपना खाना ख़त्म कर लिया तो वह अपने माम और डैड की तरफ देखते हुए बोलती है, डैड मैंने अब मेडिसिन भी खा ली। अब आप दोनों जाकर खाना खा लीजिए और फिर रेस्ट करिए। मेरी टेंशन बिल्कुल नहीं करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं सर्वेंट को बुला लूँगी। वह दोनों भी उसे रेस्ट करने को कहकर वहाँ से चले जाते हैं।
उनके जाने के बाद आर्या बेड पर लेट गई और एकटक सीलिंग को देखते हुए बोली, अब मुझे जल्दी से ही ठीक होना होगा और आगे क्या क्या करना है उसके बारे में भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और मुझे जहाँ तक याद है, जब मुझे चोट लगी थी तो उस टाइम मेरे स्कूल में एक हफ्ते बाद होने वाली कल्चरल फंक्शन की तैयारी हो रही थी। वहीं मुझे चोट लगने के कारण मैं डांस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई और मेरे बदले वहाँ उस घटिया लड़की श्रेया ने पार्टिसिपेट किया था। तभी उसे याद आता है कि उसने डांस आरव जिंदल के साथ किया था। फिर उसका दिमाग ठनकता है और वह अपने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचने लगती है। अब उसे सब कुछ क्लियर समझ आ जाता है, यानी उसका एक्सीडेंट इसलिए किया गया ताकि वह उस डांस कंपटीशन में आरव के साथ पार्टिसिपेट ना कर सके और वह घटिया लड़की अपनी जोड़ी आरव के साथ आसानी से बना सकी। यह सब सोचते हुए आर्या की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, लेकिन फिर उसके होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है, जैसे कुछ बड़ा करने का वह सोच रही है। कुछ टाइम बाद वह दवाई के असर के कारण धीरे धीरे नींद की आगोश में चली जाती है। वहीं जैसे ही वह नींद में जाती है, थोड़ी ही देर बाद वह पूरी तरह से अदृश्य हो जाती है, जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे धुआं का एक गुबार उठा और सब कुछ खत्म हो गया। दूसरी सुबह खिड़की से आ रही हल्की हल्की धूप बिस्तर पर पड़ती है, जिसमें एक लड़की सोई हुई थी। उस धूप के पड़ते उसका चेहरा सोने की तरह खिलने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर कोई परी उतर आई हो। खिड़की से आ रही मंद मंद फूलों की खुशबू, जो कि आर्या के नाकों में जा रही थी, जिस वजह से उसका पूरा तन बदन ताजगी से भर जाता है। धीरे धीरे कर वह अपनी आँख खोलती है। सामने घड़ी में देखती है तो सुबह के 7 बजे थे। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह हाथ जोड़ भगवान को सुबह का नमस्कार करती है और उन्हें धन्यवाद देती है अपनी ज़िंदगी के लिए, और फिर वह उठकर उस हवा की ओर चल देती है जहाँ से वह हल्की हल्की खुशबू आ रही थी, यानी अपने रूम में बने बालकनी की ओर आगे बढ़ जाती है। जैसे ही वह बालकनी पर आकर खड़ी होती है तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें खुशी से भर जाता है। उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन था, जो देखने से ही मन मोह रहा था। वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर तितलियाँ उस फूल पर मंडरा रही थी, जिसे देखकर आर्या मुस्कुराने लगती है। तभी एक हवा का झोंका आर्या को छूकर गुजरता है, जिसके एहसास से वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और उस मदहोश कर देने वाले खुशबू को अपने अंदर ही समाने लगती है। ऐसा करने से उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है। वह पलटकर उस ओर देखती है जहाँ से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी, तो वह देखती है वहाँ उसकी मम्मी खड़ी थी। वहीं आशी जी अपनी बेटी को खिड़की के पास खड़े हुए देखती हैं, तो वह मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बोलती हैं, बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ इस तरह क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तभी आर्या अपनी माँ की बातों को सुनती है तो हल्का सा मुस्कुरा देती है
फिर वह अपने हाथों के चोटों को देखती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने हाथों पर पड़ती है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं होता है। वह इतना जल्दी कैसे ठीक हो गया? क्या यह कोई चमत्कार है? लेकिन वह इस बात को अपनी माँ को नहीं बता सकती थी। अगर ऐसा हुआ तो उसकी माँ उस पर शक करने लगेगी, जिस तरह से उसका रिबर्न हुआ था, इसलिए उसे यह भी कोई चमत्कार लग रहा था। वहीं आर्या को इस तरह शांत देखकर उसकी माँ फिर से बोलती है, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या तुम्हें कुछ दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो आर्या बड़े प्यार से बोलती है, नहीं माम, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह तो यहाँ ताज़ी ताज़ी हवाओं को महसूस करने चली आई थी। यह हवाएं बहुत ही ज़्यादा बेटर फीलिंग दे रही हैं मुझे, जिस वजह से मेरा मन यहाँ थोड़ी देर खड़े होने को किया तो मैं यहाँ खड़ी हो गई। तभी उसकी माँ बोलती है, बेटा चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हम लोग तुम्हारा ब्रेकफास्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हें अपनी मेडिसिन भी तो लेनी है। उसकी बातों को सुनकर आर्या के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। आखिर में वह कितने दिनों बाद अपने माँ पापा के साथ खाना खाएगी। तभी आर्या बोलती है, माँ बस मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वह तेज़ी से जाने लगती है तो उसकी माँ उसे तुरंत पकड़ लेती है और बोलती है, बेटा आराम से चलो, तुम्हें अभी अभी चोट आई थी और तुम इस तरह से दौड़ भाग नहीं कर सकती हो, इसलिए आराम से चलो। चलो मैं तुम्हें वॉशरूम तक छोड़ देती हूँ। उनकी बातों को सुनकर आर्या भी कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि वह समझ चुकी थी अगर कहीं उसने कुछ कहा तो उसकी पोल खुल जाएगी। वह भी चुपचाप अब अपनी माँ के साथ धीरे धीरे जाने लगती है। थोड़ी देर में वह पूरी तरह से तैयार होकर बाहर आती है। उसकी माँ उसे लेकर अब अपने साथ ब्रेकफास्ट के लिए जाने लगती है। जैसे ही वह बाहर आती है तो देखती है सामने उसके दादू और दादी भी आए हुए थे। वह उन्हें देखकर खुश हो जाती है और वह जोर से बोलती है, मम्मा देखो, दादा दादी जी भी आ गए हैं, वह लोग कितने टाइम बाद आए हैं। इतना बोलकर वह उनसे नाराज़ होने का नाटक करती है और बोलती है, आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं और अचानक से आ गए। वह बहुत ज़्यादा मुंह फुलाकर बैठ जाती है। उसका फुला हुआ मुंह देखकर आशी जी को हंसी आ जाती है, क्योंकि वह इस वक्त बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। वहीं आशी जी उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोलती है, बेटा इस तरह नाराज़ नहीं होते हैं, देखो तुम्हारे दादा दादी तुमसे मिलने आए हैं। जब उन्हें पता चला कि तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ है तो वह तुरंत ही निकल गए थे। उनकी बातों को सुनकर आर्या शांत हो जाती है। वहीं वह सब लोग हंसी खुशी से ब्रेकफास्ट करते हैं और आशी जी आर्या को दवा देकर उसे सुला देती हैं। थोड़ी देर बाद शाम को जैसे ही आर्या की नींद खुलती है तो वह खुद को अकेले अपने रूम में बेड पर पाती है। फिर वह उठकर वॉशरूम जाती है और अपना मुंह अच्छे से धुलती है, लेकिन जैसे ही शीशे पे उसकी नज़र जाती है तो वह खुद को देखकर हैरान हो जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह बिना मेकअप के भी इतनी ज़्यादा सुंदर दिख सकती है। वह बिल्कुल किसी गुलाब के फूल की तरह थी। उसके चेहरे पर लालिमा छाई हुई थी। सो के उठने की वजह से उसकी आंखें भी बहुत ज़्यादा नशीली लग रही थी। फिर उसे याद आता है कि वह कैसे श्रेया के कहने पर अगली सा मेकअप करके तैयार होके स्कूल जाया करती थी। वह हमेशा उसे कहती थी कि अगर तुम इस तरह से तैयार होगी तो आरव तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करेगा।
लेकिन उसके इस तरह से तैयार होने की वजह से आरव उससे नफरत करने लगा। सारे लोग उसे घमंडी और बिगड़ी हुई लड़की समझने लगे। अब जाकर आर्या को समझ आया कि श्रेया कैसे उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया करती थी और लोगों के सामने उसे बुरा बनाती थी, और वह कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ थी। उसे लगता रहा कि वह उसकी परवाह कर रही है, पर वह तो उसका फ़ायदा उठा रही थी। वह श्रेया की बातों में आकर अपना सब कुछ खो चुकी थी। यह सब सोच कर उसकी ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उसका ध्यान अपने सीने पर जाता है। इस वक्त उसकी कमीज थोड़ी सरक गई थी, तो उसे वहाँ पर हल्का लाल कलर का कुछ दिखाई देता है। तो वह वहाँ सरका कर देखती है, तो उसके लेफ्ट साइड पर उसके सीने के ऊपर एक रेड रोज बना हुआ था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई टैटू ना हो। वह उसे बार बार छूकर देखती है, यहाँ तक कि वह उसे पानी और साबुन से भी धोती है। तब उसे समझ आ जाता है कि यह उसका बर्थमार्क है, यह कोई टैटू नहीं था। फिर वह सोचने लगती है, क्या मेरे शरीर में ऐसा बर्थमार्क था? मैंने तो कभी देखा ही नहीं था। फिर वह अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर देती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है। तभी बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो वह तुरंत ही वॉशरूम से निकलकर बाहर आ जाती है। तो एक सर्वेंट उसे डिनर के लिए बुलाने आई थी। वह जल्दी से तैयार होकर नीचे हॉल में पहुंच जाती है, पर जैसे ही वह तेज़ी से जा रही थी तो उसे याद आता है कि अगर किसी ने देख लिया तो उस पर शक करेंगे, इसलिए वह अब अपनी गति को बहुत ज़्यादा धीमा कर लेती है। ही वह डाइनिंग हॉल में पहुंचती है तो देखती है डाइनिंग टेबल के हेड चेयर पर उसके दादू बैठे थे और उसके बगल में उसकी दादी बैठी हुई थी। दूसरे हेड चेयर पर उसके डैड और उसके बगल में उसकी मम्मी बैठी हुई थी। वहीं आर्या अपने दादा दादी के पास जाकर उनके बीच में बैठ जाती है। अब आर्या का दिमाग पूरी तरह से फ्रेश था। वह अपने दादी से बोलती है, दादी पता है मैंने आपको कितना मिस किया, और आप हैं कि मुझे एक बार भी याद नहीं की। उसकी बातों को सुनकर दादी बोलती है, मेरी बच्ची मैंने भी तुझे बहुत ज़्यादा मिस किया। और फिर उसके सर को देखते हुए बोलती है, क्या तुम्हें ज़्यादा चोट लगी थी? क्योंकि इस वक्त बस उसके सर पे चोट के निशान थे, बाकी उसके हाथ पैर के निशान दिख नहीं रहे थे, क्योंकि उसने फुल लेंथ का कपड़ा पहना था। उसे डर था कि कहीं उसकी मम्मी ने देखा तो उन्हें उस पर शक हो जाएगा, क्योंकि उसके चोट पूरी तरह से अब ख़त्म हो चुके थे। वहीं माथे पर उसने झूठ मूठ की पट्टियाँ लगा रखी थी। अगर उसे हटाकर देखा जाता तो वहाँ भी चोट का निशान नहीं था, लेकिन दिखावे के लिए उसे ऐसे करना ही पड़ेगा, नहीं तो सबको उसके ऊपर शक हो जाएगा। वहीं दादी और पोती को इस तरह बात करता हुआ देखकर दादाजी अपना मुंह बनाते हुए बोलते हैं, मुझे लगता है मेरी पोती मुझे भूल गई है और अब मेरी याद उसे नहीं आती है, तभी तो उसने एक बार भी मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। इतना कहकर वह गुस्सा होकर दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं। वहीं आर्या उन्हें इस तरह करता देखती है तो उसे हंसी आ जाती है और वह प्यार से बोलती है, अरे प्यारे दादू जी, मैं आपको बहुत ज़्यादा याद करती थी, लेकिन ये है ना कि आप मुझे फ़ोन ही नहीं करते थे, इस वजह से मैं आपको शायद भूल गई हूँ। लेकिन अब आपको देखकर थोड़ा थोड़ा याद आने लगा है। उसकी इस तरह मस्खरी करने की वजह से दादाजी को हंसी आ जाती है और बोलते हैं, शैतान लड़की,
तू अपनी शैतानी नहीं छोड़ने वाली है। वहीं उनकी बातों को सुनकर अब आर्या भी हंसने लगती है। थोड़े देर में वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा खुशनुमा हो जाता है। सभी के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट बनी हुई थी। तभी वहाँ उसके भाई का फ़ोन आ जाता है, जो उसकी माँ के फ़ोन पर आया था। उसकी माँ अपने बेटे की आवाज़ सुनकर खुश हो जाती है। फिर थोड़ी देर उससे बात करके फ़ोन आर्या की ओर बढ़ा देती है और बोलती है, लो आर्या, यह तुम्हारा भाई मुझे बार बार परेशान कर रहा है और तुमसे बातें करने के लिए कह रहा है। सुबह से ही मेरा सर खा चुका है, लेकिन तुम नींद में थी, इसलिए मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम डिस्टर्ब हो और तुम्हें तकलीफ़ हो, इसी वजह से मैंने इसे टाल रखा था। लेकिन अब यह बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है। उसकी बातों को सुनकर आर्या भी हंसते हुए अपने भाई का फ़ोन रिसीव करती है। वहीं दूसरी साइड यह आर्या का बड़ा भाई अथर्व था, जिसकी उम्र लगभग 20 साल की थी। वह आर्या को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वह उसकी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता था। वह उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। वह उसकी आंखों में कभी भी आंसू देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस समय वह अपनी स्टडी पूरी करने के लिए आउट ऑफ कंट्री था। वहीं अपने भाई की चिंता भरी आवाज़ आर्या के कानों में पहुंचती है। वह बोलता है, बच्चा तुम ठीक हो? मैंने सुना तुम्हारा एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। यह सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। अपने भाई की बातों को सुनकर आर्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपने भाई को शांत करते हुए बोलती है, अपने भाई की आवाज़ सुनकर आर्या को आज बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। उसके पिछले जन्म में उससे सभी बिछड़ गए थे। वह 3 सालों तक अपने परिवार के लोगों की आवाज़ सुनने के लिए भी तड़प कर रह गई थी, पर उसकी बदकिस्मती वह कभी उस भयानक कमरे से बाहर ही नहीं निकल पाई थी। तभी उसका भाई परेशान होते हुए बोलता है, बच्चा तुम बताओ, क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो तुम बस एक बार मुझे उसका नाम बताओ। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह ज़िंदगी भर याद करेगी। तो वह बोलती है, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वह अपनी भाई के इस परवाह को देखकर अब खुद को नहीं रोक पाती। जो आंसुओं को उसने इतनी देर से रोक रखा था, वह उसकी आंखों से बहने लगते हैं। वह किसी तरह खुद को कंट्रोल करती है और बोलती है, भाई मुझे कुछ नहीं हुआ था। मैं तो बस ऐसे ही सड़क पर खुद से गिर गई थी, जिस वजह से सामने से आती हुई गाड़ी से मुझे बस एक हल्का सा धक्का लग गया था, पर चोट बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं उसका भाई उसके बहाने को सुनकर समझ जाता है कि उसकी बहन उससे परेशान नहीं करना चाहती है। वैसे भी उसे अपने घर वालों से पहले से ही सारी सिचुएशन के बारे में पता चल चुका था और उसने अपने लोग भी आर्या की सेफ्टी के लिए लगा दिए थे। उसे अच्छे से पता था कोई आर्या को परेशान कर रहा है, पर वह जान नहीं सका कि यह उसकी खास फ्रेंड श्रेया है, क्योंकि वह उससे इतना ज़्यादा क्लोज रहती थी कि कोई उस पर शक ही नहीं कर सकता था। यह तो बस आर्या को पता था, और वो भी दूसरा जन्म लेने के बाद, वरना पहले जन्म में वह भी आंख बंद करके तो इस पर विश्वास किया था। थोड़ी देर में आर्या का हाल चाल लेकर उसका भाई कॉल कट कर देता है। वहीं सभी लोग आर्या और उसके भाई की बातों को सुन रहे थे। उन लोगों को पता था
कि उसका भाई अपनी बहन के लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। कुछ टाइम बाद सभी ने अपना खाना ख़त्म कर लिया। इसी तरह हंसते हंसते खुशी खुशी वह सब खाना ख़त्म कर के वहाँ से चले जाते हैं। वहीं आशी जी किचन में चली गई और दादू अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए और दादू और दादी अपने रूम में चले जाते हैं। आज का दिन सभी के लिए बहुत अच्छा बीत जाता है। दूसरे दिन सुबह जब आर्या की नींद खुलती है तो वह देखती है गार्डन में दादी कुछ पौधों के साथ कुछ कर रही थी। वह बालकनी में खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर उस जगह पर पहुंच जाती है और अपनी दादी को देखकर बोलती है, दादी यह आप क्या कर रही हैं? तो दादी उसे बताती है, बेटा मैं इन पौधों को देख रही हूँ। इन पौधों को मैंने अपने हाथों से लगाया है और देखो अब यह फूल देने लगे। वहीं आर्या जब चारों ओर नज़रें घुमाकर देखती है तो पौधों में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। जाहिर सी बात थी यह पौधे विदेशों से मंगाए गए थे, जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और कीमती भी लगते थे और उन फूलों से निकलती हुई खुशबू मन को मोह लेने वाली थी। थोड़ी देर तक आर्या वहाँ घूमती है और ताज़ी हवाओं का आनंद लेती है। फिर वह अपने रूम में वापस आ जाती है और रूम में पहुँचने के बाद सीधा फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है और आर्या फ्रेश होकर जल्दी ही क्लोजेट रूम में जाकर कपड़ा चेंज करके जल्दी से बाहर आ जाती है। इस समय उसका पूरा शरीर उसे फ्रेश लग रहा था। त्रिशा को अब समझ नहीं आ रहा था कि आर्या को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तो वह कुछ देर के लिए योगासन पर बैठ जाती है। जैसे जैसे वह ध्यान में मग्न होती गई वैसे वैसे उसके आंखों के सामने एक उजाला प्रकट होता गया और जब वह पूरी तरह ध्यान में लीन हो गई तो वह तेज रोशनी पुंज में चली जाती है। वहाँ जाकर वह अपने चारों ओर आश्चर्य से देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कहाँ पहुँची है। वह घबराने लगती है और फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करती है, मैं कहाँ आ गई? यह कौन सी जगह है? तभी उसके अंदर से आवाज़ आती है, आर्या घबराओ मत, तुम अपने मन के अंदर हो। यह जगह तुम्हारे मन के अंदर है। तुम गहन ध्यान में डूब गई थी, इसी वजह से तुम यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो सकी हो। हर इंसान के अंदर उसका एक शक्तिपुंज होता है और बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन में जाने पर यह शक्तिपुंज तक पहुँच सकता है, लेकिन इंसान कभी इतना गहराई में नहीं जा पाता, इसलिए वह इससे दूर ही रहता है। पर तुम एक बार फिर से जन्म ली हो, इसलिए तुम्हारे पास भगवान की दी गई अद्भुत शक्तियाँ हैं जो तुम अपने साथ लेकर आई हो और यही कारण है जिस वजह से तुम ध्यान मग्न होने के बाद इस शक्तिपुंज तक आ सकी हो। उसकी बातें को सुनकर आर्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वह फिर से बोलती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या आप मुझे सही से समझा सकते हैं? तो उसकी बातों को सुनकर फिर से शक्तिपुंज से आवाज़ आती है, धीरे धीरे तुम सब कुछ समझ जाओगी। फिलहाल मैं तुम्हें कुछ देता हूँ, इसे तुम हमेशा अपने साथ रखना। यह एक दिव्य शक्ति है, इससे तुम चाहे जो कर सकती हो, पर ध्यान रहे तुम इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। जिस दिन तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगी यह खुद तो समाप्त होगा पर साथ में तुम्हें भी ख़त्म कर देगा।
उसकी बातों को सुनकर एक बार तो आर्या डर जाती है, क्योंकि पिछली बार वो कैसे ख़त्म हुई थी इस बात का उसे पूरी तरह से अंदाज़ा था। इस बार वह ऐसा कोई रिस्क लेने वाली नहीं थी। वह घबराते हुए बोलती है, माँ मुझे नहीं चाहिए आपका यह शक्तिपुंज। तो उसका अंतर्मन बोलता है, क्या तुम घबरा रही हो? तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। यह तुम्हारे अंदर का मन है, तुम्हारे अंदर की आत्मा है और तुम उसी से घबरा रही हो। अगर तुम लोगों के लिए अच्छा काम करोगी तो तुम्हें फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हर वक्त तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम्हारी मदद भी करेगा। उसकी बातों को सुनकर आर्या थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। फिर वह अब जानना चाहती थी कि वह कौन सी चीज़ है। तभी उसके सामने एक बहुत ही छोटा सा गोल्डन गुलाब का फूल प्रकट होता है, जो सुनहरे कलर का था। उसमें बहुत ही तेज रोशनी आ रही थी। फिर उस रोशनी से आवाज़ निकलती है, तभी गोल्डन रोज से एक आवाज़ निकलती है, मैं आपका दास हूँ, आप मुझे आर्डर दे सकती हैं। आप जो भी कहेंगी मैं उसे तुरंत ही कर दूँगा। उसकी बातों को सुनकर आर्या तो एक पल हैरानी से उसे देखने लगती है। फिर उसे यकीन नहीं होता है कि यह जो बोल रहा है सच है। तो वह उसे विश्वास दिलाते हुए बोलता है, मैं शक्तियों का पुंज हूँ और जो मुझे रखता है वही मेरा मालिक होता है और मैं उसके कहे अनुसार ही काम करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। अगर मैं गलत हाथों में लग गया तो मेरा दुरुपयोग कर वह लोग पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर सकते हैं। वह मुझसे कुछ भी करवा सकते हैं। इसी वजह से मुझे अदृश्य कर दिया गया है। लेकिन आपके पुनर्जन्म की वजह से मुझे इस धरती पर फिर से भेजा गया है। उसकी बातों को सुनकर आर्या बोलती है, लेकिन मैं आपको कहाँ रखूँगी? अगर आप मुझसे खो गए और किसी के हाथों लग गए तो फिर क्या होगा? तब लोग तुम्हारा गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वह गोल्डन रोज बोलता है, उसकी तुम चिंता मत करो, क्योंकि भगवान ने पहले ही तुम्हें मेरी सुरक्षा के लिए चुन लिया है। इस वजह से तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तो याद होगा, तुम्हारे शरीर में भी एक रोज का मार्क है। वह मार्क मेरा ठिकाना है, यानी कि उस मार्ग के अंदर ही मैं रहता हूँ, जो भगवान ने पहले ही तुम्हें दे दिया है। अब बस तुम्हें एक काम करना है, मुझे यहाँ से उठाकर बिल्कुल उसी जगह उसी पोजीशन पर रख दो जैसे वह मार्क बना हुआ है। फिर मैं तुम्हारे अंदर समा जाऊँगा, फिर कभी किसी के नज़र में नहीं आऊँगा। फिर कोई लाख कोशिश कर ले, मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। उसकी बातों को सुनकर आर्या एक पल के लिए हैरान हो जाती है, लेकिन वह वही करती है जो उसे गोल्डन रोज करने को बोलता है। वह बहुत ही आराम से उस गोल्डन रोज को अपने हाथों में लेती है और फिर अपने सीने के बाएं साइड पर बने रेड रोज के मार्क पर उसे उस निशान के हिसाब से ही रख देती है। जैसे ही वह उसे वहाँ रखती है तो उसके शरीर में जोर का झटका लगता है और वह लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हो जाती है। झटका बहुत ज़्यादा जोर का था, जिससे उसका पूरा शरीर झनझना उठता है। वहीं वह रेड रोज अब पूरे गोल्डन कलर का बदल चुका था और गोल्डन रोज उस रेड रोज के अंदर समा चुका था। यह देखकर आर्या को बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है, लेकिन उसे यकीन हो गया था कि जो यह गोल्डन रोज बोल रहा था वह बिल्कुल सही बोल रहा था। तभी
उसके अंदर से आवाज़ आती है, गॉडनेस आप कहाँ खो गई, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। आर्या जैसे ही इस आवाज़ को सुनती है तो वह फिर से होश में आती है और बोलती है, हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। तो वह बोलती है, आप मेरा एक नाम रख दीजिए जिससे आपको जब भी ज़रूरत हो तो आप मुझे उस नाम से पुकारिएगा और मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। फिर आप आराम से अपना काम पूरा कर सकेंगी। उसकी बातों को सुनकर आर्या सोच में पड़ जाती है कि मैं इसका क्या नाम रखूं, कौन सा नाम इसके ऊपर ज़्यादा सूट करेगा। बहुत सोचने के बाद भी उसे उसके लायक कोई नाम नहीं मिलता। तो अंत में थक हार कर वह उसे बोलती है, गोल्डन रोज़, मुझे तुम्हारा नाम नहीं मिल रहा है, मैं तुम्हारा क्या नाम रखूं। वहीं गोल्डन रोज़ को पहले ही अटेम्प्ट में अपना नाम प्राप्त हो जाता है तो उसे वह डन कर लेता है और बोलता है, गॉडियस, आपने मेरा नाम तो बहुत अच्छा रखा है। गोल्डन रोज़ कितना प्यारा नाम है। आप मुझे इस नाम से जब भी बुलाएंगी तब मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। उसकी बातों को सुनकर आर्या को समझ आ जाता है कि उसने अपना नाम एक्सेप्ट कर लिया है। अब वह दोबारा नहीं नाम रख सकती है। उसे भी इस नाम से कोई ऐतराज़ नहीं था। वैसे भी उसकी पहचान तो गोल्डन रोज़ के रूप में ही थी, तो वही बोलने में उसे क्या हर्ज था। वह भी हाँ में अपना सर हिला देती है। अब आर्या बहुत ज़्यादा खुश थी। वह जल्दी से तैयार होने के लिए ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है और जैसे ही आईने में वह अपने चेहरे को देखती है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसका चेहरा अब और भी ज़्यादा ग्लो कर रहा था। शायद यह उस शक्ति का असर था। अब उसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा शक्ति का संचार हो रहा था, जिस वजह से उसका पूरा शरीर सोने की तरह चमक रहा था। वह भगवान को धन्यवाद अदा करती है और बोलती है, आपने मुझे ज़िंदगी जीने का एक और मौका दिया और उसके साथ यह अद्भुत पावर भी दी है। मैं आपका एहसान हमेशा याद रखूंगी। फिर वह अपने आप को, अपने पूरे चेहरे को बड़े गौर से देखने लगती है। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था। सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो उसकी आंखें देख रही थी, जो बिल्कुल किसी ब्लू कलर की थी, जो बिल्कुल नीली थी, जो किसी को भी एक ही नज़र में हिप्नोटाइज करने की क्षमता रखती थी। इस वक्त आर्या किसी परी की तरह लग रही थी। अगर आर्या को कोई देख लेता तो वह उसका दीवाना हो जाता। वहीं आर्या कुछ देर अपने आप को ऐसे ही आईने में देखती रहती है। इसके बाद वह वहाँ से चलकर अपने बेड के पास आकर अपने बेड पर बैठ जाती है। वह अपने बेड के सिरहाने टेक लगाकर बैठ जाती है और एकटक सीलिंग को घूम रही थी। इस वक्त उसके माइंड में क्या चल रहा था उसका जरा भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। आर्या सीलिंग को घूरते हुए बोलती है, श्रेया, तुम्हें बहुत शौक़ है ना दूसरों की लाइफ बर्बाद करने का। चलो मैं धीरे धीरे तुम्हारी यह शौक़ को भी पूरा कर दूंगी। तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करके तुम्हें बताऊंगी कि कैसे दर्द होता है अगर किसी के साथ तुम खेलते हो तो। फिर अचानक वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। उसके हंसी पूरे रूम में गूंज रही थी। उसके रूम की डंप लाइट जलने बुझने लगती है। वह इस वक्त पूरा कमरा बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था। वहीं उसकी आंखों में गुस्से की लाली छा गई थी।